हेलो दोस्तों, स्मार्ट ऑनलाइन क्लासेस के क्रैश कोर्स में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा और ये आपकी फोर्थ वीडियो है, बुद्धि यानी इंटेलिजेंस। इसको पढ़ेंगे डिटेल में और वही जो मैं अब तक कहता हूँ ये मेरा यकीन है, 100% गारंटी है कि इतना डीपली ना तो किसी बुक में होगा और ना ही किसी यूट्यूब चैनल पे बताया गया होगा। तो आप धैर्य पूर्वक इसको सुने, देखें और बाद में आपका एक एमसीक्यू टेस्ट भी होगा, उसमें आप देख लेंगे कितना यूजफुल है ये आपके एग्जाम के लिए। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बुद्धि शब्द का यूज ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इंग्लैंड के मनोवैज्ञानिक गाल्टन ने करा 1885, फ्रांसिस गाल्टन 1885। और बुद्धि एक प्रकार का अमूर्त संपत्ति है, मतलब दिखाई थोड़ा ही देता है बुद्धि कहाँ है। अब इसकी कुछ इंपोर्टेंट डेफिनेशन है, यहाँ बिल्कुल सिलेक्टेड मटेरियल प्रोवाइड करा गया है। या तो आप बुद्धि के बारे में पढ़ते रहो, वो एक मोटी बुक है, बुद्धि के बारे में पढ़ते रहो। जैसे एक एग्जाम हुआ था यूके, अभी एलटी लेक्चरर का एग्जाम हुआ था, तो राधा कृष्ण के बारे में बच्चों ने पढ़ा, कुछ ने खानदानी रट लिया पूरा, कुछ ने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स याद करे, उसने उनका सिलेक्शन है इसमें। तो विभिन्न प्रकार की योग्यताओं का नाम बुद्धि है। आपको वो पढ़ना है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आप इसकी 70 परिभाषा रट लो, उसका कोई एग्जाम में यूज थोड़ा ही है। आपको परिभाषा से मतलब है उसकी सेंस समझ आनी चाहिए, और एक दो इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट जो है उनका नाम याद रख लो। तो विभिन्न प्रकार की योग्यताओं का नाम बुद्धि है। जीवन की समस्याओं को हल करने का गुण बुद्धि है, मतलब कि जो आदमी ज्यादा प्रॉब्लम को फेस करता है, उनको ज्यादा समझता है, सोल्व करता है, और ज्यादा बुद्धिमान कहा जाता है। जब मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को परिभाषित किया तो 3 प्रकार की योग्यताओं के आधार पर किया, मतलब 3 ग्रुप थे साइंटिस्ट के अलग अलग। उन्होंने कहा कि हम इस बेस पे कर रहे हैं, दूसरे ने दूसरे बेस पे, और तीसरे ने तीसरे बेस पे कहा। तो समायोजन की योग्यता के बेस पे कौन कौन थे, सीखने की योग्यता के बेस पे कौन कौन थे, और अमूर्त चिंतन की योग्यताओं के बेस पे कौन कौन थे, देखते हैं। स्टर्न, क्रूज, बर्ट और कॉल्विन। डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आता है कि इन्होंने किस मत के आधार पर बुद्धि को डिफाइन करा। तो स्टर्न, क्रूज, बर्ट और कॉल्विन ये थे समायोजन वाले। अब सीखने में क्या था, बंकिंगम, डियर, मैकडोंगल और थोंडाइक, ये लर्निंग वाले थे, सीखने वाले। अमूर्त चिंतन की योग्यता, इस पे अल्फ्रेड बिने, ये यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, अल्फ्रेड बिने। ठीक है, इनका जो नाम है वो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, और क्या क्या काम इन्होंने करे वो बारीकी से समझते हुए चलना है। सबसे पहले बुद्धि टेस्ट के बारे में सोचा और उसका मापन किया सक्सेसफुली अल्फ्रेड बिने ने करा। स्पीयरमैन और डरमन ये भी इनके ग्रुप में थे। ठीक है, और फ्रीमैन, ये जो फ्रीमैन साइंटिस्ट है, इन्होंने तीनों बातों का समर्थन करा था। ठीक है जी, फ्रीमैन ने तीनों बातों का समर्थन किया, यानी कि समायोजन, सीखने की योग्यता, अमूर्त चिंतन की योग्यता। अब अगर ट्रिक थोड़ी सी देखो आप, जो अमूर्त चिंतन है इसमें म आ गया, और ये मैन मैन वाले सारे लास्ट वाले में, तो थोड़ा ट्रिक बना के अपने आप से याद कर सकते हो। सीखने की योग्यता, इसको कैसे याद करेंगे कि थॉर्नडाइक और मैकडोंगल, बंकिंगम और डियर, कुछ भी बना के अपनी तरफ से लिख सकते हो। यहाँ पे कू, टर्न, बर्ट, विन, आप देख सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। नेक्स्ट, बुद्धि जन्मजात प्रवृत्तियों पूर्वानुभव के प्रकार में परिवर्तन करने की क्षमता, ये मैकडोंगल ने कहा था। ठीक है, जन्मजात प्रवृत्तियों पूर्वानुभव के प्रकार में परिवर्तन करने की योग्यता है, मैकडोंगल। बुद्धि में 4 शब्द निहित हैं, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना। ये बात किसने कही थी, ये कही थी बिने ने, अल्फ्रेड बिने। ध्यान रखना ये डेफिनेशन इसकी, जहां भी बिने का नाम आएगा वहां आपको सतर्क हो जाना है। बुद्धि कार्य करने की योग्यता है। अब इनकी थोड़ी सी ट्रिक भी है। कार्य बनता है WO से, और वुडवर्थ, इसमें भी WO आ गया, तो कार्य करने की योग्यता जहां भी आए तो वुडवर्थ डाल दो। बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। ठीक है, ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है, ये वुड्रो ने कहा। अब याद कैसे रखेंगे, मान लो आपको ज्ञान प्राप्त हो जाए, सबसे शक्तिशाली दुनिया में क्या नॉलेज ही तो है, तो फिर आपको डरने की क्या जरूरत है, तो वुड्रो आ गया। नवीन परिस्थितियों से चेतन अनुकूल बुद्धि है। चेतन, नवीन परिस्थितियों से चेतन अनुकूल बुद्धि है, मतलब परिस्थितियों के साथ में आप जो तालमेल बिठाओगे वो बुद्धि है। ये किसने कहा, रास ने। अब इसको कैसे याद रखेंगे, अनुकूलता जब आपके किसी चीज के साथ में हो गई तो इसका मतलब वो आपको रास आ गई, सिंपल।
अब बुद्धि के टाइप्स जो हैं वो दो प्रकार से दिए गए। एक तो थॉर्नडाइक ने दिया, उसने कहा यांत्रिक, अमूर्त और सामाजिक। गैरेट महोदय ने मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। अब यहाँ आपको ध्यान देना है कि यांत्रिक एक ही बात है, मूर्त स्थूल बुद्धि एक ही बात है। ये आप जानते भी होंगे, आप काफी पढ़ चुके हैं, बीएड वगैरह में भी आता है। मूर्त जो सामने दिखाई दे, यांत्रिक बुद्धि जो साइंटिस्ट वगैरह में होती है, जो मैकेनिकल, जो हाथ से काम करने वाले होते हैं। और अमूर्त बुद्धि उनमें होती है जो कल्पनाशील होते जाता है। सामाजिक बुद्धि जो आपके नेताजी हैं। तो ये पढ़ने वाले हैं डिटेल में। यांत्रिक बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि और स्थूल बुद्धि, जो सामने देखा जा सके उपकरणों का प्रयोग करना तथा समझना। यांत्रिक बुद्धि को ही व्यवहारिक बुद्धि भी कहा गया है। इंजीनियरों, कारीगरों, वास्तुकारों, मैकेनिकल, व्यापारी, ठीक है, ये इतिहासकार यहाँ से हटा देना, इतिहासकार नहीं होगा, चिकित्सक होगा, ठीक है, इतिहासकार को कर देना। अमूर्त बुद्धि और सूक्ष्म बुद्धि। अमूर्त बुद्धि क्या होती है? जो दिखाई नहीं देती, तर्क वितर्क करें, चिंतन करें, ठीक है, दार्शनिक हो, कलाकार हो, चित्रकार हो, वैज्ञानिक को आप लोग इसमें डालना। ये बाद में कंट्रोडक्शन है, कई बुक में दिया हुआ है, लेकिन बाद में ये पाया गया कि वैज्ञानिक जो है वो यांत्रिक वाली कैटेगरी में आएंगे। कंट्रोडक्शन है, अलग अलग बुक में अलग अलग देख रखा है, तो जहां भी आ जाए सतर्क हो जाना आपको। सामाजिक बुद्धि, सामाजिक बुद्धि जो समाज में काम करे, जैसे राजनेता, सरपंच। अब विशेषताएं, बुद्धि की नॉर्मली क्या विशेषताएं होती है? बुद्धि एक जन्मजात प्राकृतिक योग्यता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसमें। योग्यता कौन कौन सी योग्यता? समायोजन, अधिगम और अमूर्त चिंतन की योग्यता। समायोजन क्या होता है पता ही है आपको, एडजस्टमेंट करना, अधिगम सीखना, और अमूर्त चिंतन जो सोच सकता हो। तो तीनों गुण जिस व्यक्ति में हो वो आपका बुद्धिमान कहा जाएगा। बुद्धि परिवर्तनशील व विकासशील होती है, सही बात है। बुद्धि अमूर्त संप्रत्यय है, ये मैंने सर्कल इसलिए करा हुआ है क्योंकि एज इट इज कई एग्जाम में पूछा गया है। बुद्धि पर वातावरण, वंशानुक्रम, प्रशिक्षण, शिक्षा का प्रभाव पड़ता है। इन चीजों का प्रभाव बुद्धि पर पड़ता है। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा हो तो आपके जो भी संपर्क में आपके फ्रेंड हो या जितने भी ऐसे लोग हो जिनको वाकई में जरूरत है और जिनकी तैयारी बहुत कम है, तो वो इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। आप लोग उनको लिंक एप्लीकेशन का प्रोवाइड कर सकते हैं। ज्ञान और बुद्धि में घनिष्ठ संबंध। ज्ञान, देखो ज्ञान और बुद्धि क्या है? मान लो आपको कोई नॉलेज है, उसको जब तक जो उसको यूज करोगे ना, वही बुद्धि है। ठीक है, तो ज्ञान एक साधन है और उसको यूज कर लिया, यानी कि जो लक्ष्य था आपका वो बुद्धि है। अच्छा बुरा, सत्य असत्य, नैतिक अनैतिक, तर्क वितर्क में जितना हम अंतर कर पाए, जितने ज्यादा बुद्धिमान है। इजीली समझना है कॉन्सेप्ट को, इतना क्लिष्ट लैंग्वेज में नहीं, बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अब जैसे ही हम पैदा होते हैं और 18 साल तक हमारी बुद्धि तेजी से बढ़ती है, फिर उसके बाद 18 के बाद वो क्षैतिज रूप ले लेती है। तो क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि लंबवत बुद्धि और क्षैतिज, लंबवत रूप और क्षैतिज रूप पे क्वेश्चन आ सकता है। तो आप इसको देख के चार्ट को अच्छे से समझना। लिंग, जाति, धर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये तो पता ही है कि किसी भी जाति में पैदा हो जाए उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, और इस पे लगभग लगभग 50 एमसीक्यू आ रखे हैं कि किस किस का प्रभाव पड़ता है। वातावरण का, वंशानुक्रम का, वातावरण और वंशानुक्रम की अंतःक्रिया का। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वातावरण, फिर वंशानुक्रम, ठीक है, और ये भी इंपॉर्टेंट है। बुद्धि के सिद्धांत, अब यहाँ से आपका काम स्टार्ट होता है। बुद्धि के सिद्धांत, आपको बिल्कुल माइंड को ओपन करके बैठना है, क्योंकि कुछ सिद्धांत सिमिलर ही लगेंगे, नाम से सिमिलर लगेंगे, और मोस्टली वो तीसरे पॉइंट पे जो आएंगे हम अभी बताऊंगा, वो बहुत कंफ्यूज करता है। तो बुद्धि का सबसे प्राचीन सिद्धांत अल्फ्रेड विने ने दिया, और इसकी पूरी आलोचना हुई थी, क्योंकि कोई भी काम स्टार्टिंग में हम करते हैं तो उसकी आलोचना होती है, कमियां रह जाती है। एक खंड का सिद्धांत दिया था उन्होंने, एक कार्य के सिद्धांत या एक तत्व का सिद्धांत, अल्फ्रेड विने। ध्यान रखना, साइंटिस्ट ये पहले हैं जिन्होंने सफलतापूर्वक टेस्ट करा था बुद्धिमापन का। अभी आगे आएंगे, टेस्ट वगैरह पढ़ेंगे। इसमें सहयोग दिया था उनका स्टर्न और टर्मन ने, ठीक है। इन्होंने कहा कि सभी क्षेत्रों में एक ही तरीके की बुद्धि होती है, यानी कि एक तत्व सिद्धांत का प्रतिपादन करा, एक खंड या एक कार्य के सिद्धांत का प्रतिपादन अल्फ्रेड विने ने करा। और ये तो बात गलत है ना, सब में अलग अलग टाइप की होती है, कोई वास्तुकार बन सकता है, कोई चित्रकार, कोई क्रिकेटर, कोई सिंगर। तो इसकी आलोचना हुई, क्यों हुई वो आपको समझ आ गया। अब दो तत्व सिद्धांत या दो खंड या द्विकारक सिद्धांत, ये स्पीयरमैन ने दिया, इंग्लैंड के रहने वाले थे। बुद्धि के अन्य सिद्धांतों की नींव इसी सिद्धांत से मानी जाती है, ठीक है। थोड़े एडवांस वर्जन था इनका। इन्होंने जनरल और स्पेशल फैक्टर की बात करी थी, ठीक है। जनरल फैक्टर जो जन्म से हमें कुछ क्वालिटीज मिलती है, और स्पेशल फैक्टर वो होता है जो हम ट्रेनिंग करके स्किल को डेवलप करते हैं, दैट्स इट।
ठीक है, जिसको हम ट्रेन करके डेवलप करते हैं। स्पेशल फैक्टर का निर्माण जनरल फैक्टर के आधार पे ही होता है, मतलब जन्मजात जो चीजें होती हैं उनसे थोड़ी थोड़ी सिमिलर ही तो हम सीखते हैं। त्रिखंड सिद्धांत, अब यहां से इंपॉर्टेंट काम स्टार्ट होता है बुद्धि का। त्रिखंड सिद्धांत या तीन तत्व का या त्रिकारकीय सिद्धांत, नाम को ध्यान रखना, ये भी स्पीयरमैन महोदय ने ही दिया था। तीन तत्व में कहा था कि सामान्य कारक, विशिष्ट कारक तो पहले बताई थी, तब सामूहिक कारक, यानी कि इनमें कुछ कॉमन भी होगा। ठीक है, ये कहा था उन्होंने। नाम याद रखना है किसने कौन सा प्रिंसिपल दिया और किसमें क्या बातें हैं, बाकी और आपको कुछ नहीं ध्यान देना, क्योंकि पीएचडी तो हमें इस पे करनी नहीं कि बुद्धि पे पीएचडी करनी है। बहुकार्यिक सिद्धांत या बहुखंड सिद्धांत या बालू का सिद्धांत और परमाणु सिद्धांत। बालू का सिद्धांत क्यों कहा? बालू में छोटे छोटे कण होते हैं, परमाणु में बहुत छोटे छोटे अंदर उसके एटम्स होते हैं, तो इस तरह, क्योंकि परमाणु तो एटम ही है, ये मैंने बाय मिस्टेक बोल दिया। परमाणु भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है, किसी भी कोई भी आपका मॉलिक्यूल है उसमें परमाणु बहुत सारे होंगे, ठीक है, और बालू में छोटे छोटे कण होते हैं। तो उसी तरीके से डायग्राम आपको सब कुछ समझा देगा। इसमें लिखा हुआ है कि हर एक व्यक्ति में बहुत सारे फैक्टर होते हैं, और जितने भी उभयनिष्ठ फैक्टर होंगे, जितने भी कॉमन फैक्टर होंगे, आदमी उतना ही बुद्धिमान होगा। ठीक है, और ये किसने दिया था? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने दिया था, बुद्धि का बहुकारकीय सिद्धांत। और एक चीज एज ए फैक्ट आपको याद रखनी है कि इन्होंने एक मानसिक परीक्षण दिया था बुद्धि का, CAVD, नाम याद रखना है बस, ज्यादा नहीं आता इस पे एग्जाम में, नाम आ सकता है। उभयनिष्ठ कारकों की संख्या जिसमें जितनी ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा बुद्धिमान होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति में दौड़ने की योग्यता है, ठीक है, अब दौड़ रहा है तो खेलने की भी एक क्षमता है, तो वो इसके अकॉर्डिंग, इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग वो ज्यादा बुद्धिमान होगा, वो ज्यादा टैलेंटेड होगा। एक व्यक्ति में कवि और साहित्यकार दोनों के, मतलब दोनों के गुण है। ठीक है, नेक्स्ट, समूह कार्य के सिद्धांत। समूह कार्य के सिद्धांत किसने दिया? थर्स्टन ने दिया था, लुईस थर्स्टन। बुद्धि 7 प्राथमिक कारकों से मिलकर बनती है और प्रत्येक कारक भिन्न और यूनिक होता है। ठीक है, आंकिक कारक जिसमें हम अंकों को पहचानते हैं, शाब्दिक कारक जिसमें शब्दों को पहचाना जाता है, स्थानिक और देशिक कारक, ये इंपॉर्टेंट है, नॉर्मली वर्ड से पता नहीं चलता इसका। ठीक है, तो ये कल्पना करने की क्षमता। तार्किक, तार्किक जिसमें तर्क हो, शब्द प्रवाह जो बोलने की चालाकी हो, स्मृति जो याद रख सकता हो, प्रत्यक्षात्मक गतिशील कारक यानी जो तुरंत उत्तर दे, प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़िया हो। इसके बाद त्रिआयामी सिद्धांत, ये किसने महोदय ने दिया था? दिया था गिलफोर्ड ने, 1967, जेपी गिलफोर्ड। अब आपको कंफ्यूजन होगा कि सर अभी तो त्रिखंड बता रहे थे, तो ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, इनकी बारीकी को पहचानना। त्रिखंड, त्रितत्व, त्रिकारकीय ये अलग है, और ये है त्रिआयामी यानी 3 डायमेंशनल। ठीक है, इसकी डायमेंशन है 3, और कौन कौन सी है? ठीक है, बुद्धि की संरचना का सिद्धांत भी इसको कहते हैं, भी याद नाम रखो। बुद्धि के 3 आयाम है, 3 दृष्टिकोण है, एक तो संक्रिया, विषय वस्तु और परिणाम। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन है, अभी आगे एमसीक्यू चलेगा तो आपको पता चल जाएगा। नाम याद रखना है, 3 स्टेप है इसके, संक्रिया, विषय वस्तु और परिणाम। बाकी डिटेल में हमें जाना नहीं, हमारे पास इतना टाइम है, हालांकि मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप देख के इसको समझ सकते हो अच्छे तरीके से। ठीक है, और एक चीज आपको याद रखनी है, विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद तो हो ही गया, इसकी कुछ कुल विमाएं कितनी है। ठीक है, ये पूरा ऑर्डर होता है कि संज्ञान लिया, स्मरण करा, परंपरा। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि इनकी विमाएं कितनी है, आरंभ में कितनी विमा है, ये 120 है, 120 विमा है इसकी। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन था कि गिलफोर्ड का जो आपका बहु बुद्धि का संरचना का सिद्धांत था, उसमें कितनी विमाएं थी और कौन कौन से स्टेप थे। आगे बढ़ते हैं। कैटल और हन ने कहा कि बुद्धि 2 प्रकार की होती है, तरल और ठोस बुद्धि। 2 भाग होते हैं बुद्धि के। ठीक है, तरल बुद्धि यानी जिसमें तर्क होता है, चिंतन, समस्या समाधान निकालने वाली बुद्धि, और ठोस बुद्धि जो आपने स्किल डेवलप कर रखे हैं, कौशल डेवलप कर रखे हैं। और तर्क वितर्क तो आप एज के साथ में करना आपका कम हो जाता है, तो ये आयु के अनुसार घटती है, और ये एज इट इज रहती है। एक आदमी पेंटर है, बूढ़ा होने के बाद भी पेंटिंग कर देगा। बुद्धि का स्तरीय, त्रिस्तरीय सिद्धांत, फिर से कंफ्यूजन आ गया, ठीक है, लेकिन आपको इसमें अंतर पहचानना है। त्रिस्तरीय सिद्धांत, ठीक है, ये है जॉन बी कैरोल। जॉन बी कैरोल का नाम याद रखना है बस, सामान्य, विस्तृत और संकीर्ण। ये संकीर्ण है, शायद आपको शो सही ना हो रहा हो, मैं लिख देता हूं संकीर्ण। जॉन बी कैरोल ने कौन सा सिद्धांत दिया था? बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत। उसके बाद
इसके कुछ स्तर दे रखे हैं, ठीक है, सामान्य बुद्धि, विस्तृत बुद्धि और संकीर्ण बुद्धि, ये सारी चीजें हैं, लेकिन आपको सिर्फ मोटा मोटा ध्यान रखना है अभी, ठीक है जी। डिटेल में पढ़ेंगे कभी नेक्स्ट टाइम इसको। संज्ञानात्मक क्षमता के अध्ययन में ये सारी चीजें आपको समझाऊंगा एग्जाम्पल देके अलग अलग। नेक्स्ट 9th, हॉवर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, ये इंपॉर्टेंट है, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत 1983, साइंटिस्ट का नाम भी इसी में ही है। अब फिर से कंफ्यूज मत होना, ठीक है, क्योंकि एक पीछे थॉर्नडाइक ने दे रखा था, मैं फिर से लेके चलता हूँ आपको वापस। थॉर्नडाइक का था बहुकारकीय सिद्धांत और ये है बहुबुद्धि सिद्धांत, ठीक है जी। बहुबुद्धि सिद्धांत किसका है? ये गार्डनर का। तो उन्होंने क्या कहा कि बुद्धि के सबसे पहले उन्होंने कुछ कारक बताए, कुछ फैक्टर बताए, 7 होते हैं इनिशियली। सबसे पहला भाषीय बुद्धि, जो बोलने चालने में, शब्द वाक्य बनाने में, जैसे कवि, अध्यापक, इतिहासकार, वकील। तार्किक बुद्धि, जो गणित वाले होते हैं, ठीक है, वैज्ञानिक, गणितज्ञ। स्थानिक बुद्धि, फिर से स्थानिक वर्ड आया, कल्पनाशील, भावनाओं को समझे। शारीरिक गतिक, जो एथलीट होते हैं। संगीतज्ञ, बताइए आपको, अब ये इंपॉर्टेंट है। अंतरवैयक्तिक या वैयक्तिक अन्य बुद्धि। अंतरवैयक्तिक का मतलब होता है जो दूसरों की भावनाओं को समझे, जैसे साइकोलॉजिस्ट वगैरह होते हैं, ठीक है। अंतराव्यक्ति, जो अपने आप में खोया रहे, अपनी भावना, संवेग और मूल प्रवृत्ति के बारे में ही उसको नॉलेज हो। अब 7 कारक बताए गए, प्रत्येक कारक एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। कुछ टाइम बाद 1998 में 8वां कारक दिया गया, प्रकृतिवादी। जैसे जो आदमी प्रकृति के तत्वों को समझता है, वनस्पति शास्त्री, ये सारे इसमें आ जाएंगे, जीव विज्ञानी, मौसम वैज्ञानिक, ठीक है जी। अस्तित्ववादी, अस्तित्ववादी उसमें क्या क्या आएगा, ये 2000 में जोड़ा गया। अस्तित्ववादी जो दर्शन शास्त्री होते हैं, संसार के रहस्यों के बारे में, ये योगी जो होते हैं, हमारे बाबा वगैरह जो होते हैं। 10th, पदानुक्रम, पदानुक्रम या कर्मिक महत्व का सिद्धांत, ये दिया था फिलिप वर्नर और बर्ट ने। पदानुक्रम सिद्धांत यानी कारक पदों के क्रम में होते हैं, जो भी फैक्टर है ना वो क्रम में होते हैं। सबसे पहले सामान्य, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, जन्मजात होता है, विस्तृत और संकीर्ण, इतना याद रखना है। उसके बाद फिर से कंफ्यूजन होगा आपको, त्रितंत्रीय, इनमें डिफरेंस करते रहना आप। त्रितंत्रीय सिद्धांत किसने दिया? स्टेनबर्ग ने दिया 1985 में, और उनकी बुक में इसका वर्णन था। संदर्भ, घटक और अनुभव। नेक्स्ट, बुद्धि के मापन। बुद्धि के मापन को 3 प्रकार से डिवाइड करा गया है। सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है इसमें विनय। उससे पहले, इससे पहले का विनय के पूर्व का काल, यानी 1905 को, जैसे आपने हिस्ट्री पढ़ी हुई ना, मॉडर्न, मिडविल और एंशिएंट, ऐसे ही 1905 से पहले का काम, और 1905 के 1905 से 11 तक तो विनय थे, उसके बाद का काल, ये सारा टेस्ट में आता है, ठीक है। एडवांस वर्जन जो स्टार्ट करा वो विनय ने स्टार्ट करा था। पहले क्या था कि आदमी को देख के बताते थे, शरीर रचना के आधार पे, कि ये ऐसा होगा, देख के सिर्फ बाहर ही थे, तो ये अवैज्ञानिक था और प्रारंभिक काल था, ठीक है। फिर विनय आए, उन्होंने मानसिक आयु का सबसे पहले जिक्र करा, और ये वैज्ञानिक काल था, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, आईक्यू स्टार्ट हुआ, और ये मॉडर्न काल था। 1905 से पहले वाली बात को कौन कौन फेवर कर रहा था, कि शरीर देख के ही हम बता देंगे कि कौन आदमी, ये मोटा है तो लेजी होगा, ये पतला है तो परेशान होगा, कुछ ऐसी इस तरीके से। तो लेवेस्टर, बेवर, गिलफोर्ड, गॉल्टन और गिलबर्ट और कैटल, तो ये सारे जो साइंटिस्ट थे वो इस बात को फेवर कर रहे थे, यानी कि पुरानी पीढ़ी वाले थे। लेवेस्टर ने 1775, थोड़े से फैक्ट है आपको देखना है। लेवेस्टर ने 1775 में सबसे पहले शरीर रचना की दृष्टि से बुद्धि का मापन कर दिया, बता दिया। गाल्टन ने 1885 में बुद्धि शब्द का यूज किया। गाल्टन ने सबसे पहले, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बुद्धि शब्द का सबसे पहले यूज किसने किया? गाल्टन ने। और बुद्धि मापन परीक्षण शब्द का सबसे पहले यूज किसने किया? कैटल ने करा था। डायरेक्टली क्वेश्चन है इसमें। उसके बाद विनय का काल आता है। विनय की एंट्री हुई। विनय और साइमन ने क्या करा, एक्चुअली हुआ क्या था कि ये पेरिस में रहने वाले स्कूल टीचर थे, विनय और साइमन। तो 1901 के लगभग क्या हुआ, एक स्कूल का रिजल्ट डाउन हुआ जिसमें पढ़ाते थे, तो नगर पालिका थी फ्रांस की, उन्होंने बैठा है, सबने चर्चा करी कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो उनके हेड ने कहा विनय साइमन को कि आप चेक करो और इसका निदान करो, ठीक है। तो इस कमेटी का हेड इनको बना दिया। अब जांच के बाद इन्होंने पाया कि रिजल्ट डाउन जो हो रहा है वो बुद्धि के कारण हो रहा है, किसी फैकल्टी के कारण नहीं। तो चेक करो बुद्धि में उनकी क्या ऐसी कमी है, क्या प्रॉब्लम है, किस टाइप की बुद्धि है, ठीक है जी। तो विनय और साइमन 2 लोग थे इसमें।
इसके बाद ये वैज्ञानिक काल था, ये हमने पढ़ लिया, ये फ्रांस पेरिस के थे, ठीक है जी। अब इसका आधार क्या था? मानसिक आयु। मानसिक आयु शब्द का सबसे पहले यूज, देखो ये इंपॉर्टेंट होता है, किस शब्द का किसने सबसे पहले यूज किया? तो मानसिक आयु शब्द का सबसे पहले जो यूज करा वो करा था विनय ने, ठीक है। बुद्धिमापन हुआ 1905 में। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने मानसिक आयु बताई। मानसिक आयु कैसे? कि कक्षा 5 का कोई बच्चा है, अगर वो अपनी क्लास का पेपर अच्छे से सोल्व कर रहा है तो उसकी मानसिक आयु ठीक है। अगर वो नहीं कर पाता अपनी क्लास का तो वो निम्न बुद्धि में चला गया, मंद बुद्धि में चला गया। अगर वो बड़ी क्लास का भी कर देता है तो उसकी उच्च मानसिक आयु है, अपनी एज से ज्यादा है। तो बुद्धि का सबसे पहला सफल परीक्षण हुआ और ये किसने करा? विनय ने करा। मेन था, साइड में थे इसके साइमन। सबसे पहला संशोधन 1908 में हुआ, 3 से 11 साल के बच्चों के लिए हुआ था। दूसरा संशोधन 1911 में हुआ, 3 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए था। इसने कहा 1911 में क्या हुआ कि जर्मनी के स्टर्न और कुहलमान, दो लोग थे, दो साइंटिस्ट थे, साइकोलॉजिस्ट थे, के द्वारा आईक्यू का फॉर्मूला दिया। अब यहां समझना कि आईक्यू का पूर्ण फॉर्मूला ये स्टरमन ने दिया था, जो आगे आएगा, और आईक्यू का पहला फॉर्मूला ये स्टर्न और कोहलमान ने दिया। उन्होंने मेंटल एज अपॉन फिजिकल एज कहा। मल्टीप्लाई बाय 100 आपके माइंड में आया होगा, लेकिन वो नेक्स्ट वाले साइंटिस्ट ने दिया था। ये चीजें हमें बारीकी से पढ़नी होती है। अब विनय महोदय तो गए ऊपर, ठीक है। उसके बाद मॉडर्न युग स्टार्ट हुआ, आधुनिक युग जिसको कहते हैं। इसमें आईक्यू का ही मेन आधार था, ठीक है। और आईक्यू शब्द का सबसे पहले यूज किया विलियम स्टर्न ने, ये भी एक फैक्ट है, ठीक है जी। इस काल में सबसे इंपॉर्टेंट जो काम करा वो टर्मन ने करा। इससे पहले वाले में विनय ने सबसे इंपॉर्टेंट काम करा था। और ये टर्मन कौन थे? स्टैनफोर्ड के थे, यूएसए स्टैनफोर्ड के थे। इन्होंने, टर्मन महोदय ने फॉर्मूला दिया था, मेंटल एज क्रॉनिकल एज इंटू 100, ठीक है जी। डायरेक्टली इस पे क्वेश्चन आते हैं कि एक बच्चे की मानसिक आयु 6 साल है, कौन सी कैटेगरी में है वो, ठीक है। 1916 में क्या हुआ कि स्टैनफोर्ड विवी में विनय साइमन बुद्धि परीक्षण में फिर से संशोधन हुआ। सबसे सफल संशोधन 1916 वाले को कहा जाएगा। इसका नाम विनय स्टैनफोर्ड बुद्धि परीक्षण था। विनय था, विनय स्टैनफोर्ड बुद्धि परीक्षण रख दिया, इसके मतलब उनके सम्मान में रख दिया, ठीक है जी। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण पढ़े लिखे बालकों के लिए होता है। एक एग्जाम्पल दे रखा है कि मेंटल एज अगर किसी का 8 साल है, क्रॉनिकल एज अगर 10 साल है, यानी कि मानसिक आयु, तो उसका आईक्यू कितना होगा? 80 होगा। अब बुद्धि लब्धि का टर्मन द्वारा किया गया वर्गीकरण, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। जिनका आईक्यू 140 से ज्यादा होता है वो जीनियस, प्रतिभाशाली। 130 से लगभग 139, यानी 130 से 40 के बीच में, ऐसे याद रख लो, वो प्रखर होते हैं, यानी कि वेरी सुपीरियर होते हैं। 20 से 30 के बीच में तीव्र या श्रेष्ठ होते हैं। 110 से 119 के बीच में औसत से थोड़े से ज्यादा। आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है प्रतिभाशाली। एवरेज कहाँ पे होता है? 90 से 110 के बीच में होता है, 90 टू 110। फिर आपको याद रखना है 25 से कम, ये होते हैं जड़ बुद्धि वाले, ठीक है जी, इडियट। टेबल तो पूरी लर्न करनी है, लेकिन ये आपको भूलना नहीं बिल्कुल। अब अंतिम पड़ाव पे हम इसके कुछ परीक्षण देख लेते हैं। वेस्लर वेलेव्यू बुद्धि परीक्षण, ये अमेरिका मनोचिकित्सकों ने करा था, हॉस्पिटल में वर्किंग थे, ठीक है। ये व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण था, यानी कि एक आदमी पे एक टाइम पे था। और इसके दो टाइप थे, एक था WAIS, यानी कि वेस्लर अडल्ट इंटेलिजेंस, बड़ों के लिए, और फिर चाइल्ड के लिए था, ठीक है। 1949 में हुआ था। अब इसमें क्या हुआ, किस किस को कैसे पटका उठा के इन्होंने, तो वो आप मत याद रखना। नेक्स्ट, आर्मी अल्फा परीक्षण, ये इंपॉर्टेंट है, कहीं एग्जाम में आता है। आर्मी अल्फा परीक्षण शाब्दिक बुद्धि परीक्षण था। ये एक शाब्दिक का मतलब पढ़े लिखों के लिए होगा, ठीक है। सेकंड वर्ल्ड वॉर में अचानक से सैनिकों की भर्ती के लिए इसको करा गया, ठीक है। ये सामूहिक बुद्धि परीक्षण की कैटेगरी में था, सामूहिक था, ठीक है, जैसे रिटन एग्जाम होते हैं। आर्मी बीटा, आर्मी बीटा परीक्षण था अनपढ़ों के लिए, अशाब्दिक, ठीक है, बस उसको सेना में भर्ती करना था जी। तो आर्मी अल्फा बीटा समझ आ गया हमें। फिर इसके बाद इंडिया में विनय हिंदुस्तानी परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल, भारत में किया जाने वाला पहला बुद्धि परीक्षण था, जिसमें CH राइस ने करवाया लाहौर विवि में 1912 में। 5 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए था, और इसको शाब्दिक बुद्धि परीक्षण की कैटेगरी में रखा गया था। फिर भाटिया बैटरी क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण, ठीक है। इसके 5
उप परीक्षण है, ये ध्यान रखना है, 5 उप परीक्षण है इसके, इलाहाबाद में हुआ था, चंद्रमोहन भाटिया ने कराया था, और ये टोटली अशाब्दिक था, यानी ये पढ़े लिखों के लिए नहीं था। अब हम चलते हैं इसके एमसीक्यू सीरीज पे, फटाफट से देख लेते हैं कितना पढ़ा हमने। बुद्धिमापन की भाटिया बैटरी परीक्षण है, बुद्धिमापन की भाटिया बैटरी परीक्षण है, 5 उप परीक्षण हो गया, ठीक है, इसका ए ऑप्शन सही है, देखो कितना इजी है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा जी, थोड़ा स्क्रीन को मैं एडजस्ट कर देता हूँ। गार्डनर के अनुसार दूसरों के मूड, स्वभाव, अभिप्रेरणा और इरादों को पहचानने और उपयुक्त अनुक्रिया करने की योग्यता क्या कहलाती है? भाषिक बुद्धि, दैहिक बुद्धि, अंतरवैयक्तिक। दूसरों से मतलब अभी हमने पढ़ा था, ठीक है, 2 चीजें पढ़ी थी, एक तो अंतर और एक अंत है। अंतर मतलब जो दूसरों के बारे में जान सके, साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है, बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, बुद्धि एक अनुवांशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधि जैसे स्मरण व तर्क शक्ति शामिल होती है, बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं। तो इसका होगा बुद्धि बहुआयामी है, कॉन्सेप्ट भी पढ़ाया हमने गिलफोर्ड वाला। नेक्स्ट, बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सबसे पहले किसने करा? मैंने बताया था आपको, विनय। विनय सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति है यहाँ पर, ठीक है जी। विनय ने सबसे ज्यादा योगदान दिया बुद्धि मापन में, और इसको सबसे वैलिड भी माना जाता है। नेक्स्ट, मानसिक आयु के संप्रत्यय को किसमें महत्वपूर्ण समझा गया है? तो बुद्धि लब्धि, यहाँ तो यूज हुआ है इसका, कुशलता सूचकांक में भी, मानवता प्राप्तांक में भी, तो विचलन बुद्धि में इसको महत्वहीन समझा गया है। नेक्स्ट, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन, अभी पढ़ के आ चुके हैं। बुद्धि का स्रोत है अनुवांशिकी, अधिगम, स्व तथा वातावरण की अनुक्रिया, सारी चीजें होती। थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया? एक कारक, द्विकारक, बहुकारक। इन्होंने दिया था बहुकारक, वो परमाणु वाला जो मैंने बताया था। बुद्धि लब्धि शब्द का जनक, देखो ये आ गया भाई, बुद्धि लब्धि शब्द का जनक किसको कहा जाता है? तो ये है स्टर्न, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। बुद्धि लब्धि सूत्र किसने दिया? टर्मन महोदय, आदरणीय टर्मन। गिलफोर्ड ने बुद्धि का कौन सा आयाम नहीं बताया? वो 3 स्टेप और 120 जो विमाएं मैंने बताई थी आपको, ठीक है। संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद था, मूल्यांकन नहीं था वहां पर। ये क्वेश्चन आ गया कि मानसिक आयु यानी मेंटल एज कितनी है? 10 साल, और 8 वर्ष है उसकी क्या वास्तविक आयु, क्रॉनिकल एज इंटू 100, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाओ डायरेक्ट, मेंटल एज और फिजिकल एज इंटू 100 वाला। आगे बढ़ते हैं। एक बालक की मानसिक आयु, फिर से वही आ गया, ठीक है। फॉर्मूला क्या है? मेंटल एज क्रॉनिकल एज इंटू 100। तो आपको आईक्यू निकालना है, आईक्यू निकाल के देखो कौन सा आ रहा है, टर्मन की जो लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग जी। तो इस तरीके से खत्म होता है हमारा टॉपिक। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल वाली लेक्चर में।